नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नोबल हॉस्पिटल मिसरोद भोपाल से। हमने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ऊपर कुछ टॉपिक्स को पहले कवर किया था कुछ वीडियोस में, और ऐसा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो डायलिसिस डिपेंडेंट है। जी हाँ, देखिए, मैं कोई किडनी रोग विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। ना ही डायलिसिस क्या होता है, किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में भी बात नहीं करूँगा। पर एक वर्ग विशेष जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, वो डायलिसिस के दौरान कुछ ऐसी समस्याओं से जूझते हैं जिसका अक्सर उनके पास कोई निराकरण नहीं होता है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि डायलिसिस कहाँ से कराना है, मतलब शरीर के किस हिस्से से कराना है। देखिए, डायलिसिस करने के मोटे मोटे तौर के दो तरीके होते हैं। एक होता है खून के थ्रू, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, और एक होता है पेरिटोनियल, यानी कि पेट के रास्ते डायलिसिस होना, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। बीइंग एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, मैं खून की नसों की विकृतियों से डील करता हूँ, और डायलिसिस में खून की नसों की विकृति आना स्वाभाविक है समय के साथ। जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं या कराने की कगार पर हैं, उनको अब तक पता चल गया होगा कि खून के द्वारा डायलिसिस कराने के दो मेजर तरीके हैं। एक कैथेटर के थ्रू, जिसको हम डायलिसिस कैथेटर बोलते हैं, जिसको जो एक ट्यूब की माफिक होती है उसके थ्रू। दूसरा फिस्टुला के थ्रू। फिस्टुला मतलब आर्टिफिशियली एक सर्जन जो है वो आपकी आर्टरी और वेन के बीच में एक कनेक्शन बना देते हैं, जिसको हम डायलिसिस फिस्टुला बोलने लगते हैं। और वो जो डायलिसिस की जो नस होती है हाथ में, उसमें सुई लगाकर डायलिसिस किया जाता है। मोटे मोटे तौर पे हमको ये समझना होगा, बल्कि गांठ बांधकर अपने मन में ये रखना होगा कि डायलिसिस के लिए बेस्ट तरीका जो है वो फिस्टुला है, ना कि कैथेटर है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बोलता हूँ, डायलिसिस का जो सबसे अच्छा तरीका है वो डायलिसिस फिस्टुला है, ना कि कैथेटर है। तो होता क्या है कि जब एक फिस्टुला बनाया जाता है तो उसको मैच्योर होने में, यानी कि डायलिसिस के लिए तैयार होने में करीब 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, और मरीज को डायलिसिस की अक्सर तुरंत आवश्यकता होती है। तो इस तुरंत आवश्यकता के चलते उसको डायलिसिस कैथेटर डाल दिया जाता है, जो अक्सर गर्दन की नस में डाला जाता है, जिसको हम जुगुलर वेन बोलते हैं। कभी कभी सबक्लेवियन वेन्स, यानी कि जो कंधे के पास की नस है, और कभी कभी वो कैथेटर जांघ की नसों में डाला जाता है, जिनको हम फीमोरल वेन्स बोलते हैं। पर ध्यान दीजिए, ये टेम्पररी कैथेटर होता है, और ये टेम्पररी ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ये कैथेटर अक्सर इन्फेक्ट हो सकता है, यहाँ पस पड़ सकता है, मवाद आ सकता है, और लंबे समय तक जब ये कैथेटर डला रहता है तो हमारी जो अंदर खून की नसें होती हैं, छाती की खून की नसें, वहाँ पे रुकावट आ सकती है, थक्के जम सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपका डायलिसिस फिस्टुला बन के तैयार है 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, और आप उससे अच्छा डायलिसिस करा रहे हैं, अच्छा फ्लो आ रहा है। लेकिन समय के साथ कभी कभी ये जो खून की नस होती है ये सिकुड़ने लगती है, या इसमें भी थक्के जमने लगते हैं। तो पुराने ज़माने में होता क्या था कि जब तक ये डायलिसिस फिस्टुला चल रहा है तो चल रहा है, और जिस दिन बंद, तो उसका समाधान ये होता था कि इस फिस्टुला को तो अब स्वाहा करो, एक नया फिस्टुला बना लो हाथ के ऊपर के हिस्से में। फिर क्या होता था, कुछ महीने या कुछ सालों बाद ये फिस्टुला भी बंद हो गया, इसको भी न्यौछावर कर दो और दूसरे हाथ में फिस्टुला बना लो। पर ध्यान दीजिए, ये सोचना बहुत कठिन नहीं है कि इन फिस्टुला को अगर हम यूं ही सेक्रीफाइस करते जाएंगे तो ये समय बहुत ही नज़दीक होगा जब कोई नस फिस्टुला बनाने लायक नहीं बचेगी, और डायलिसिस मरीज स्वतः ही गर्दन के डायलिसिस पर लौट आएंगे। ये गर्दन का डायलिसिस अक्सर परमानेंट कैथेटर के द्वारा किया जाता है, जिसको हम टनल डायलिसिस कैथेटर या परमाकैथ भी बोलते हैं आम भाषा में। मेरे हिसाब से और सारी अथॉरिटीज के हिसाब से भी जो परमाकैथ डायलिसिस कैथेटराइजेशन है वो सेकेंडरी होता है, मतलब वो प्राइमरी तरीका नहीं होना चाहिए डायलिसिस के लिए, फिस्टुला ही होना चाहिए। जब फिस्टुला के सारे रास्ते बंद हो जाएं तभी हमको टनल डायलिसिस कैथेटर पे जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मेरा, यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का क्या रोल है एक बंद फिस्टुला में। तो मेरा वही रोल है जो किसी भी बंद नस में एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का रोल हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी नस में थक्का जम गया, तो हमने बात करी थी, हम उस थक्के को खींच के निकाल सकते हैं। अगर नस सिकुड़ गई है तो हम उस नस की एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, उसको चौड़ा कर सकते हैं, जिससे फ्लो वापस अच्छा हो जाए। तो यही सेम काम हम डायलिसिस फिस्टुला के मरीजों में विगत 8 वर्षों से नोबल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मतलब किसी डायलिसिस फिस्टुला के मरीज की फ्लो अगर कम हो जाती है तो उनको हार मानने की ज़रूरत नहीं है,
वो तुरंत अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये फिस्टुला अक्सर बचाया जा सकता है, मतलब एक तरह से इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है सिर्फ एक सुई के माध्यम से। हमको ना कोई चीरा टाका लगाना है, ना कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन पूरा बेहोश करके करना है। लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन करके हम उस फिस्टुला को खोल सकते हैं, जिससे वो फिस्टुला वापस फंक्शनिंग हो जाए। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि कुछ समय बाद ये फिस्टुला फिर से सिकुड़ सकता है। इसमें डायलिसिस करने वाले की या इवन फिस्टुला की एंजियोप्लास्टी करने वाले की या फिस्टुला बनाने वाले डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। होता क्या है कि हम एक वेन से आर्टरी का काम करा रहे हैं। वेन जो है स्लो फ्लो ले जाने के लिए शरीर में बनी हुई है, लेकिन हमने अप्राकृतिक रूप से यानी कि कृत्रिम रूप से उस वेन से आर्टरी का काम कराना चालू कर दिया है। इतने सारे ब्लड फ्लो को वो वेन झेल नहीं पाती है और समय के साथ उसकी दीवारें मोटी होने लगती है और वो सिकुड़ने लगती है, जिस वजह से फिस्टुला फेल होने लगता है या उसकी ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। तो बजाय ये सोचने की कि अरे लगता है जिसने मेरा फिस्टुला बनाया है वो गलत बनाया होगा या मेरा डायलिसिस टेक्नीशियन ने कुछ गड़बड़ी की होगी या ऐसा वैसा, हमको ये समझना होगा कि फिस्टुला की नियति ऐसी हो सकती है और उस नियति से हार मानने की भी ज़रूरत नहीं है। बार बार एंजियोप्लास्टी करके भी इस नस को खुला रखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू भी हम इस तकनीक को बहुत आसानी से अपने मरीजों तक पहुंचा रहे हैं एवं वो मरीज इसका फायदा ले रहे हैं निःशुल्क यहाँ नोबल हॉस्पिटल भोपाल में। तो फिस्टुला एंजियोप्लास्टी एक ऐसी चीज है जो किडनी के मरीज को के डायलिसिस को बहुत लंबा खींच सकती है। इस तरह से उनके जीवन को जो है एक अच्छी क्वालिटी के साथ और एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि आप जितनी जल्दी टेम्पररी कैथेटर पर या डायलिसिस कैथेटर पर आ जाते हैं उतना ये समझिए कि आपकी डायलिसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ विशिष्ट केसों में जब हम कोशिश करते हैं फिस्टुला को खोलने की तो फिस्टुला नहीं खुलता है, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत टाइट होता है या जो नस है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुई होती है। ऐसे केसेस में कई बार दूसरे हाथ में भी कोई विकल्प नहीं होता है नया फिस्टुला बनाने का, तो ऐसे केसेस में हमको भी टनल डायलिसिस कैथेटर्स डालने पड़ते हैं। लेकिन जहां तक हो सके हमको डायलिसिस फिस्टुला को ही माध्यम बनाना चाहिए एक अच्छे डायलिसिस के लिए। तो दोस्तों, डायलिसिस के मरीजों के फिस्टुला के लिए जो मैंने वीडियो बनाया, आशा है आप तक ये पहुंचा होगा। नहीं पहुंचा हो तो जल्द से जल्द अपने निकट संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने पहचान वालों को जिनका भी डायलिसिस चल रहा है, जिनको भी फिस्टुला की प्रॉब्लम आ रही है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, जिससे वो इस फिस्टुला एंजियोप्लास्टी नाम की तकनीक का पूरा फायदा उठा सकें। अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।